में हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी PYQ आस्क्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इन UPSC प्रीलिम्स 2025. So we will discuss each and every question asked. So पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितनी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस इकोनॉमिक सब्जेक्ट से इस साल पूछे गए हैं. So as you can see, near around 15% of the questions have been asked from economics, जो ये बताता है कि economics is not a subject to be left out. तो इसकी क्लैरिटी तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चाहिए. ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर. So it is with reference to the investments, consider the following: bonds, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? So, अब इसके लिए आपको जानना होगा कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते क्या है. सो नॉर्मली अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वी जनरली इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स, इन द शेयर मार्केट एंड द बॉन्ड्स. ओके, बट अगर आपको कोई ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे आपको हाई रिटर्न्स भी मिल जाए, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की रहता है, तो उन इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. So alternative investment funds are privately pooled investment vehicles that invest in the assets beyond the traditional options like stocks and bonds. के अलावा आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इंडिया में कौन सी एजेंसी है जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है? दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है, अगले ईयर्स में भी यूपीएससी पूछ सकता है. ठीक है, तो AIFs जो है उनको 3 कैटेगरीज में सेबी डिवाइड करती है. दैट इज AIF 1, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास देखो ऑप्शंस में बॉन्ड्स एंड स्टॉक. आई होप एवरीवन गेट्स द पॉइंट व्हाट इज बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स. ओके, सो आई होप एवरीवन गेट्स द पॉइंट कि व्हाट आर बॉन्ड्स एंड व्हाट आर स्टॉक्स. अभी हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल में से भी आगे वाले ईयर्स में यूपीएससी कैन आस्क द क्वेश्चन. सो इसके बारे में भी छोटा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं. तो देखो फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी न्यू बिजनेस लॉन्च करना है बट उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो वो क्या करेगा? तो वो बेसिकली क्या करेगा, तो वो कोई भी पर्सन, एक जो सेकेंड पर्सन है, वो बेसिकली इस फर्स्ट पर्सन को पैसा देगा. ठीक है, वो इन्वेस्ट करेगा उसके बिजनेस में, यानी कि अभी उसका बिजनेस एक स्टार्टअप की तरह है, तो वो उसको स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, तो उसके अंदर अगर ये सेकेंड पर्सन अगर पैसा लगाएगा तो उसको बोलेंगे वेंचर कैपिटल फंड. अगेन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि अभी स्टार्टअप होती है कंपनी, तो अभी उसके प्रॉफिट्स हो या ना हो, दैट वुड डिपेंड अपॉन द डेस्टिनी देन. ठीक है, दैट मीन्स ये रिस्की होते हैं. सेकेंड कैटेगरी है हेज फंड्स की. हेज फंड्स भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूल है, बट ये वेल्दी क्लाइंट्स के लिए है. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज है. ये ऐसे वाले फंड है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेना पड़ता है, बट अगर वो रिस्क आपका ठीक है फुलफिल हो जाता है तो आपको हाई रिटर्न्स भी इसके मिलते हैं. यू कैन गेट हाई रिटर्न्स आउट ऑफ दैट. ठीक है, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स. आई होप आपको इनके बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी. सो कौन से वाले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स? दीज आर द हेज फंड्स एंड द वेंचर कैपिटल. दैट इज ऑप्शन नंबर B2 ओनली. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Coming to the next question, that is which of the following are sources of income for the Reserve Bank of India? के लिए कौन कौन से इनकम के सोर्सेज हैं? इनकम कब होगी? जब कोई उस चीज़ में वर्क करेगा. तो क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में RBI जो है वो इन्वॉल्व होती है? बिल्कुल होती है. तो गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स रिलीज करती है तो RBI को उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है सेल एंड परचेज करने का. एंड उसमें से जो सेल एंड परचेज करने के बाद जो कोई भी उसके बुक प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, सेल एंड परचेज के बाद उसकी एक कुछ मिनिमम अमाउंट जो है वो RBI रखता है. तो यस, RBI के लिए ये एक इनकम का सोर्स रहता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी. ऑब्वियसली जब फॉरेन करेंसी RBI खरीदता है या फिर बेचता है तो क्या होता है, तो वो अर्न करता है कुछ, जो अगेन उसकी इनकम में आती है. थर्ड है पेंशन फंड मैनेजमेंट. अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, क्या RBI पेंशन फंड्स को मैनेज करता है? तो आंसर है नहीं. RBI पेंशन फंड्स को बिल्कुल भी मैनेज नहीं करता. तो जब वो मैनेज ही नहीं करता, उसकी इनकम कहाँ से आएगी? तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है. नेक्स्ट इज लेंडिंग टू द प्राइवेट कंपनीज. अब प्राइवेट कंपनीज को तो RBI लेंड ही नहीं करता. RBI तो बैंक्स या गवर्नमेंट को लेंड करता है. ओके, तो यहाँ से इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स. वी ऑल नो दैट ऑल नोट्स आर प्रिंटेड बाय RBI एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन 1, 2 एंड 5 आ जाता है. तो 1, 2 एंड 5 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर D. So ऑप्शन नंबर D comes out to be the correct answer. ओके,
coming up to the next question, that is the RBI mandates all the listed companies. RBI mandates all the listed companies in India to submit business responsibility and sustainability report. अब ये रिपोर्ट क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हमारे पास है, ठीक है, ये रिपोर्ट बेसिकली ना आपको बताती है कि आपकी कंपनी का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर, सोसाइटी पर, है ना, किस तरीके से आया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं बच्चों बेसिकली कि नॉन फाइनेंशियल वाली चीज़ें जो हैं, फाइनेंस से, जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, उन चीज़ों की ये रिपोर्ट बताता है कि इन्वायरमेंट पर कम इम्पैक्ट, जैसे क्लाइमेट चेंज पर या फिर ग्रीन हाउस गैसेस पर या फिर सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो होता है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रिपोर्ट में। अब ये हर एक लिस्टेड कंपनी रिलीज करती है ऐसा नहीं है, सभी लिस्टेड कंपनीज जो हैं इसके डेटा को रिलीज नहीं करती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो टॉप हमारे पास 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो एक्सचेंजेस में, सिर्फ वही ही इसमें पार्टिसिपेट करती है। सिर्फ उन्हीं 1000 कंपनीज को BARS रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एंड इवन सी हियर कि यहाँ पर आपके पास आता है सेबी है एजेंसी एंड नॉट द RBI, ठीक है, सेबी इज द एजेंसी एंड नॉट द RBI। तो एक तो ये वाली चीज़ गलत है कि एजेंसी का नाम गलत दिया गया है। तो BRS रिपोर्ट जो है ये बेसिकली कौन मैंडेट करता है? सेबी मैंडेट करता है, नॉट RBI। एंड द सेकेंड हेयर जो हमारे पास यहाँ पर गलती निकली है वो क्या है कि सभी लिस्टेड कंपनीज नहीं करती, सिर्फ टॉप की ही 1000 लिस्टेड कंपनीज ये रिलीज करती है रिपोर्ट। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग दिस रिपोर्ट जो है वो नॉन फाइनेंशियल इन नेचर चीज़ों को डिस्क्लोज करती है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is in India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax। ठीक है, यानी कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ऐसा कौन सी रूल बुक में लिखा है? आप देखिए, एलिड एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जो फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करने के अलावा बाकी भी और एक्टिविटीज करते हैं, सच एज द पोल्ट्री फार्मिंग, सच एज वूल रेयरिंग। ठीक है, तो वूल रेयरिंग कर रहे हैं, है ना, तो सेरिकल्चर कर रहे हैं, तो ये सारी एलिड एक्टिविटीज में आ जाती है। तो क्या इंडिया में कोई ऐसा इनकम टैक्स लॉ है कि वो कह रहे हैं कि आपको ये सारे टैक्स भरने ही नहीं पड़ेंगे अगर आप ये ऑक्यूपेशन करते हो? तो ऐसा कोई टैक्स इंडिया में नहीं है। हाँ जी, ये चीज़ टैक्स ज़रूर है कि इनकम जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से अगर आप कमा रहे हो, अगर आप अकेली और अकेली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, फार्मिंग ही सिर्फ कर रहे हो कन्वेंशनल तौर पर, तब आपकी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आप लीड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हो तब बिल्कुल आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट गलत होता है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। बट एक बार हम सेकेंड स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यूपीएससी में, तो हमें एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से क्लियर करनी है। इन इंडिया द रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट एज प्रोवाइडेड अंडर द IT एक्ट। अब देखो, अगर ये कैपिटल एसेट होती, अगर एग्रीकल्चरल लैंड एक कैपिटल एसेट होती तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता। ठीक है, बट यहाँ पर आप एग्रीकल्चरल लैंड कोई ऊपर टैक्स नहीं दे रहे हो, हैंस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स रिलेटिवली कम रिस्क पर होते हैं स्टॉक होल्डर से। सेकेंड कहता है कि बॉन्ड होल्डर्स are lenders to the company whereas stockholders are its owners। थर्ड, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज करा जाएगा स्टॉक होल्डर से। तो देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हु आर द बॉन्ड होल्डर्स, हु आर द बॉन्ड होल्डर्स एंड हु आर द स्टॉक होल्डर्स हियर। ठीक है, स्टॉक होल्डर्स कौन है और बॉन्ड होल्डर्स कौन है? ओके, देखो एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं पॉइंट को। लेट्स से ये एक कंपनी है और इसका मालिक है पर्सन ए। इस पर्सन को पैसे की ज़रूरत है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। यहाँ पर अब एक पर्सन आता है बी, ये इस कंपनी ए को पैसा दे देता है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि लोन की तरह एक पैसा देता है जिसकी जो है ए पर्सन को रीपेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कभी ना कभी तो ए पर्सन बी को पैसा उसका वापस देगा। इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड होल्डिंग, कि आपने एक बॉन्ड खरीदा हुआ है किसी से, राइट, दैट इज बॉन्ड होल्डिंग। वेराज अगर अब मैं यही एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैंने बोला कि ये जो बी पर्सन है ना,
इसने ए को पैसा तो दिया, पर ए ने उसको पैसा रिटर्न करने के बजाय अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया, शेयर दे दिया। अब जब ये हिस्सा ही बी को मिल गया तो बी ओनर हो गया, ठीक है, तो बी क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अब डिस्टिंग्विश करना चाहें कि ओनरशिप के बेसिस पर बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर में क्या फ़र्क होता है, जो बॉन्ड होल्डर होता है ना वो ओनर नहीं होता है, मेरा जो स्टॉक होल्डर होता है वो ओनर बन जाता है, वो मालिक बन जाता है। ऑब्वियसली अब जो मालिक है वो ज़्यादा रिस्क फेस करेगा, है ना, और दूसरा वाला रिस्क नहीं फेस करेगा, तो बॉन्ड होल्डर को कोई भी रिस्क नहीं होता, मेरा स्टॉक होल्डर को बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क यहाँ पर फेस जो है वो करना पड़ता है। अब अगर नेक्स्ट चीज़ों की अगर हम बात करें रेट ऑफ रिटर्न की, तो ऑब्वियसली किसको जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ऑब्वियसली बॉन्ड होल्डर को मिलेगा या स्टॉक होल्डर को मिलेगा। बॉन्ड होल्डर को जो है यहाँ पर हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हाई रेट इन रिटर्न का मतलब कि ऑब्वियसली जितना उसने लोन का पैसा दिया है एटलीस्ट वापस उसको इंटरेस्ट के साथ कभी ना कभी मिलेगा, वो बी पर्सन मना नहीं कर सकता। बट यहाँ पर अगर हम स्टॉक होल्डर्स की बात करते हैं ना, तो स्टॉक होल्डर्स में बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है कि यहाँ पर कंपनी अगर लॉस में भी जाती है ना, तो ये इनको सिर्फ सबसे ज़्यादा एंड में प्रायोरिटाइज करा जाएगा कि इनका पैसा आपको वापस देना है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि एज रिगार्ड्स द रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट in the company generally bond holders are at lower risk than the stock holders, तो बिल्कुल सही है। bond holders are lenders to a company, stock holders owners है, बिल्कुल सही। for repayment purpose bond holders को prioritize करा जाता है, stock holders से ज़्यादा bond holders को ही prioritize करा जाएगा, है ना, पैसे वापस देने के लिए, तो ये भी सही है। तो अब आपके पास क्वेश्चन है कि both 2 and 3 are correct and explain statement 1, yes। सेकेंड है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 2 को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपका आंसर बन जाता है ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शंस के बीच में ए एंड बी कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट उसे ध्यान से हमें अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया काउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली, thus exhibiting a greater boom. India's stock market has grown rapidly in the recent past, overtaking Hong Kong at some point of time. There is no regulatory authority or body either to warn the small investors about the risks of option trading or to act on the unregistered financial advisors in this regard. अब देखिए, अब एज एन एस्पिरेंट वहाँ पर एग्जाम प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है एग्जाम हॉल में, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि जो है स्टूडेंट फर्स्ट 2 ऑप्शंस देखकर ही घबरा जाता है कि हमने हांगकांग की थोड़ी ना स्टडी करी है कि वो आगे है इंडिया से या पीछे, एंड ओवरऑल पूरी इकोनॉमीज़ है ना वर्ल्ड की, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट कि कौन सी इकोनॉमी की स्टॉक मार्केट ज़्यादा है कम है एंड ऑल दैट। तो हमें ऑफकोर्स वो चीज़ें याद नहीं रखनी, एंड यूपीएससी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा कि आप वो चीज़ें करो। अब बात आती है उन्होंने क्वेश्चन में अगर पूछा है तो आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शंस उन्होंने इस तरीके से दिए हैं कि आप अगर एक भी एलिमिनेट करेंगे आप ऑप्शन आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो देखो थर्ड आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम नहीं लग रहा कि देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी कि कोई वॉर्न करे स्मॉल इन्वेस्टर्स को, तो ऑब्वियसली ये वेग है, तो यहाँ पर ये हमारे पास गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको हम सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बिल्कुल जो है प्रोमिशरी चीज़ें जो है बताती है इन्वेस्टर्स को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, सेफ गार्ड करती है ना, और भी बहुत सारे हमारे इंडिया में रूल्स हैं। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट गलत होता है हम इसको एलिमिनेट करते हैं, हमारे पास ऑप्शन बच जाता है ए, यानी कि ये चीज़ हमारी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द emission ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स ये देखिए सर्कुलर इकोनॉमी होती है, सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली अगर हमारे पास चल रही है दैट मीन्स ये एक सर्कल में चल रही है, सर्कल में चल रही है का मतलब बेसिकली होता है कि आप रिड्यूस कर रहे हो, रिसाइकल कर रहे हो, एंड देन आप उसको फिर से रीयूज कर रहे हो, है ना। कोई भी प्रोडक्ट है आपने उसको डिस्कार्ड करने करा भी, अगर आपने डिस्कार्ड तो आप उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर रहे, है ना, आपने उसको रिसाइकल करने के लिए दिया, एंड वो रिसाइकल प्रोडक्ट फिर से आपकी इकोनॉमी में आ रहा है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं पेपर का, ठीक है। पेपर हम सबको पता है कि पेपर
कैन बी रिसाइकल्ड, राइट। अब जब आप पेपर को रिसाइकल करते हो तो ऑब्वियसली लैक्स एंड लैक्स ऑफ ट्रीज जो है वो बच जाती है, क्योंकि हमें पता है पेपर ट्रीज से बनता है, राइट। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रीज बच जाती हैं, ठीक है, जो हमारे पास अगेन एक स्कार्स रिसोर्स की तरह बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो क्या करती है, एक तो वो यूज़ जो है रॉ मटेरियल्स जो यूज़ कर रहे हो आप इनपुट्स की तरह, उसका यूज़ कम कर देती है। ऑब्वियसली अगर आप एक ट्री को यूज़ कर रहे हो एज रॉ मटेरियल पेपर बनाने के लिए तो उसका यूज़ कम होगा, बिल्कुल होगा। रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ये भी बिल्कुल सही होगा। कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दोबारा से बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एंड अगेन वो एमिशंस कॉज करती हैं, स्मोक, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स एंड ऑल, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर्कुलर इकोनॉमी होगी तो कुछ हद तक GHGs भी कम होंगी। थर्ड है जी कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ऑब्वियसली जब आप दोबारा से चीज़ को रीयूज रिसाइकल कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो वेस्टेज भी तो कम प्रोड्यूस करेगा ना, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी था बट इन्होंने ऑप्शंस देखो कैसे दे दिए कि बोथ 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बोथ 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट, तो ये तो गलत है। नीदर इज करेक्ट, ये भी गलत है। अब कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पर होती है कि 2 and 3 सही है और दोनों 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ 2 and 3 में से जो है दोनों सही है बट एक ही एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों ही एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आंसर इज ए। ओके, ऑप्शन आंसर इज ए हियर। नेक्स्ट आता है कैपिटल receipts create a liability or cause reduction in the assets of the government. Borrowings and disinvestment are capital receipts. Interest received on the loans create the liability of the government. ठीक है, अब इससे पहले देखो, अब हमें जो है न्यू कुछ वर्ड्स अगर यहाँ पर आप सुन रहे हो, जैसे कि कैपिटल रिसीट हो गई, लाइबिलिटी हो गई, एसेट्स हो गया, है ना, ये चीज़ होती क्या है। देखो, जब लाइबिलिटी को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ ऐसे कि लाइबिलिटी बेसिकली हम किसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, इसने बी पर्सन को जो है वो पैसा दिया, बी पर्सन लायबल है कि वो ए पर्सन को वापस से पैसा जो है वो प्रोवाइड करेगा, है ना। तो यानी कि बी इज लायबल टू पे बैक टू ए, है ना, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स वगैरह से देखो क्या मतलब है। अब देखो, जब आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हो ना, गवर्नमेंट बजट पढ़ते हो बच्चे, तो यहाँ पर ना आप ये चीज़ देखते हो कि एक हमारे पास होती है रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल में सिर्फ आपको एक बात नोट करनी है हमेशा, रेवेन्यू में ना तो एसेट्स पर फर्क पड़ेगा ना आपकी लाइबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। एंड कैपिटल में एसेट पर भी इफेक्ट होगा, लाइबिलिटी भी इफेक्ट होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई लैंड बेच दी, अगर मैंने कोई ज़मीन बेच दी, मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी कह लो, लैंड में बेचूंगी अगर, तो मेरे पास एसेट रिड्यूस हुआ तब जाकर मेरे पास पैसा आएगा, तो वो एक कैपिटल वाले में आएगा, है ना। वेयर एज अगर गवर्नमेंट को अगर हम टैक्स दे रहे हैं, क्या सरकार लायबल है हमें वापस देने के लिए? नहीं, तो इसलिए वो रेवेन्यू में आएगा, ठीक है। अगर सरकार बोरो करती है तो अगेन वो लायबल है, उसको वापस करना है तो वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब पढ़ते क्वेश्चन को ध्यान से। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट्स लायबिलिटी बनाती है, यस। रिडक्शन हो सकती है एसेट्स में, यस करेक्ट है। बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट्स है, दोनों ही जो है वो क्रिएट और रिड्यूस कर रही हैं लायबिलिटी और एसेट्स को। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने ना देखो लोन्स दिए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको क्या दिए हैं, लोन्स दिए हैं। गवर्नमेंट जो है लोन्स अगर ले रही है या दे रही है, तो ऑब्वियसली कोई भी अगर कोई इंटरेस्ट दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है अगर कोई इंटरेस्ट, तो क्या वो लायबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, आपकी बुक प्रॉफिट पर आ रहा है, राइट। तो इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट थोड़ी आप लायबल हो किसी को वापस देने के लिए, तो आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जैसे ही आपकी 3 गलत होती है, आप ऑप्शन नंबर ए पर पहुंच जाते हो, ठीक है। आंसर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूपीएससी ने अब ये क्या एक्स्ट्रा पूछ लिया, अब ये न्यूमेरिकल आ गया, बट यकीन मानिए ये बिल्कुल ही बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में से पूछे गए थे क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोर्स इस ईयर फिस्कल जो है पॉलिसीज़ के टॉपिक में से थोड़ी सी वेटेज ज़्यादा रही। फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लिया गया, एसेट लायबिलिटी वाला पूछ लिया गया, अब ये न्यूमेरिकल पूछ लिया गया, है ना। तो फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर आप बोल सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज में था 2025 के ईयर में। एंड ऑफ कोर्स 2 न्यूमेरिकल्स पूछ लिए गए थे, एंड कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल सिर्फ देख के ही उनको इग्नोर कर दिया था कि ये हम अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक था।
ठीक है, क्योंकि ये बेसिक जो है स्टेटमेंट हम ये चैप्टर में ऑब्वियसली रीड आउट करते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज तो देखिए यहाँ पर बोला गया है जी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास आता है 80,000 रुपीज़, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है 60,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, एंड गवर्नमेंट बजट जो है ये दिखाता है कि आपके पास बोरोइंग कितनी हो रही है 10,000 की। ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट आपके पास हो रही है 6,000 की। ठीक है, तो ये आपके पास थी रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो अब आपके पास पूछा है रेवेन्यू डेफिसिट क्या 20,000 होगा। देखो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करेंगे कितना आएगा 20,000 ही तो आएगा, तो ये सही है। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू 10,000 करोड़। फिजिकल डेफिसिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि फिजिकल डेफिसिट आपके बोरोइंग के बराबर आती है, तो बोरोइंग 10,000 है जी, तो फिजिकल डेफिसिट भी आपका 10,000 ही होगा। थर्ड है कि प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब हमने फिजिकल डेफिसिट निकाल लिया 10,000, ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट है 6,000, तो 10,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4,000 आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तीनों ही आपके पास न्यूमेरिकल के आंसर्स करेक्ट दिए गए हैं। सो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देखो, ये भी न्यूमेरिकल है, अगेन वही पिछले वाले फॉर्मूला से ही ये बेसिक चलेगा। कंट्री का फिजिकल डेफिसिट है 50,000 करोड़। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट है 50,000 करोड़। इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, यानी कि नॉन डेप्ट क्रिएटिंग यानी कि कोई कर्जा क्रिएट नहीं हो रहा, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, अब कोई कर्जा जो है वो नहीं आ रहा, दैट मीन्स ऑलरेडी फिजिकल डेफिसिट में ही ये जो है 10,000 काउंट हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, कंट्री की लाइबिलिटी कितनी है, इंटरेस्ट पेमेंट की लाइबिलिटी है जी 1,500 करोड़। व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। अब कुछ बच्चे यहाँ ग्रॉस को देखकर घबरा गए होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर देखो नॉर्मली प्राइमरी डेफिसिट का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, दैट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट कितना है 50,000 है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है आपकी 1,500 करोड़ है। ठीक है, तो सिंपली 50,000 माइनस योर इंटरेस्ट पेमेंट दैट इज 1,500 करोड़, यू विल गेट आंसर एज 48500. That is option number A. Correct answer is option number A. I hope this numerical is also clear to everyone. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। IBRD के बारे में पूछ लिया गया। अगेन हमें पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा वाइड टॉपिक है, हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में इन टॉपिक्स में से सवाल आते हैं रिपीटेडली, तो ये एक रिपीटेड थीम है अगेन। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ के गए होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से, ठीक है, तो वो इसको अटेम्प्ट अच्छे से कर पाए होंगे। IBRD के बारे में पूछा गया है। अब थोड़ा सा बेसिक्स में हम चलते हैं। तो देखो जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में देखो वर्ल्ड बैंक बनता है हमारे पास बेसिकली 5 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, दैट इज द IBRD, द IDA, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड ICSID जो कि डिस्प्यूट सेटल करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ना इन सबको बोला जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। पर अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक होता है ये दोनों, दैट इज IBRD एंड IDA, दोनों ही एक साथ जो है कंबाइन होकर काम करते हैं और वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लर्न रखने वाली बात जो ये है नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी कि जो है इंडिया किसका पार्ट नहीं है। इंडिया इस इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया समझता है कि ये जो है डिस्प्यूट रेड्रेसल जो है ये सही नहीं है, ये लीड है वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस की तरफ, इसलिए यहाँ पर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता है। इंडिया इन चारों का पार्ट है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो IBRD और IDA से बनता है एंड इंडिया इन चारों का पार्ट है, एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूरा इन 5 से बनता है। राइट, अब सवाल पर अपने चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। IBRD के बारे में पूछा गया है, लोन्स देता है। ऑब्वियसली IBRD क्या है, वर्ल्ड बैंक ही तो है, तो वो लोन देता है मिडिल इनकम कंट्रीज को, पुअर कंट्रीज को, बिल्कुल सही। इट वर्क सिंगल हैंडेडली, नहीं जी, ये सिंगल हैंडेडली तो काम नहीं करता। अभी मैंने आपको बताया IBRD IDA के साथ काम करता है, ICSID के साथ काम करता है ना, ये 5 का ग्रुप है, तो ये एक साथ ही काम करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप, यस, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो गए थे इकोनॉमिकली, तो उनको सुलझाने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया था, एंड ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेसिकली आपका जो आंसर है वो क्या है 1 and 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज RTGS एंड नेफ्ट के लिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय RTGS एंड नेफ्ट नाउ। ठीक है, RTGS और नेफ्ट में क्या डिफरेंस है। अब देखो रियल
टाइम पेमेंट हो गई, ठीक है, और दूसरी आपके पास नेफ्ट, ठीक है। अब देखो इनके बीच में बेसिक्स है, कुछ डिफरेंसेस हैं, फटाफट से इनके बेसिक्स में चलते हैं, बेसिक्स देखते हैं, ठीक है। देखो जो हमारे पास बेसिकली ये जो आरटीजीएस है, नेफ्ट है, इनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। ओके, सो नेफ्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ना, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या बात याद रखनी है, नेफ्ट की ट्रांजैक्शंस जो है वो 24/7 चलती है, हर टाइम आप ऑपरेशनल कॉस्ट में इसके रह सकते हो, ठीक है। देन आपके पास है कि मिनिमम आपको अगर 1 रुपये से ज़्यादा ट्रांसफ़र करनी है आप कर सकते हो नेफ्ट से, ठीक है। एंड मैक्सिमम पर कोई वैल्यू की लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड यहाँ पर कोई आपको एडिशनल कॉस्ट या चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे एक जगह से दूसरी जगह पैसे जाने के लिए। बट यहाँ पर आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि ये रियल टाइम की पेमेंट्स नहीं होती, आप एक टाइम पर अगर पेमेंट करते हो तो वो इंस्टेंटली दूसरे पास नहीं पहुँचती। ओके, वो होती है जी नेफ्ट। देन आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में रियल टाइम में, उसी टाइम में, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले, यानी कि हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन होती है, 24/7 होती है। अगेन इस पर भी कोई भी एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं भरना पड़ता है। बट यस, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 2 लाख है एंड अपर लिमिट कोई भी नहीं है। तो नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या डिफरेंसेस है कि नेफ्ट जो है वो रियल टाइम नहीं है, रियल टाइम आपका जो है वो आरटीजीएस है, एंड 2 लाख रुपए की मिनिमम वैल्यू आरटीजीएस में रहती है एंड उसमें नहीं रहती। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। आरटीजीएस में इंस्टेंट है, यस। नेफ्ट में इंस्टेंट नहीं है, सही है। आरटीजीएस कस्टमर इज चार्ज इनवर्ट, कस्टमर को कोई चार्जेस दोनों में नहीं होते, चाहे वो नेफ्ट हो चाहे आरटीजीएस। ऑपरेटिंग आवर्स आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज, नहीं जी, ये 24/7 चलता है, ठीक है, इनका अकाउंट। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यूपीआई से पूछ लिया। हमें पता है भाई इंडिया का जो यूपीआई है, पेमेंट चैनल जो है वो ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज़ में भी चलना शुरू हो चुका है। एंड अब तक जो है वो किन किन कंट्रीज़ ने अडॉप्ट करा हमारे पास यूपीआई, उसको अब हमने देखना है। तो पहला ऑप्शन है यूएई, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। तो इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिया है यूपीआई को, तो इसको अब देखते हैं। देखो यूपीआई जो है 2025 तक जो है 8 कंट्रीज़ ने इनको एक्सेप्ट करा है, जिनमें से भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, ठीक है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई ने करा है, एंड कतर ने अभी रिसेंटली करा है। अब यहाँ पर हमें डिटेल में क्या देखना है कि अगले आने वाले ईयर्स में ना क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए हम देख लेते हैं। देखो भूटान जो है वो पहली कंट्री बनती है अडॉप्ट करने के लिए यूपीआई। यूपीआई इंडिया से बाहर पहली कंट्री जो थी वो भूटान थी। अगर यूरोपियन नेशंस की बात करते हैं तो यूरोपियन नेशंस में जो हमारे पास जो है वो फ्रांस सबसे पहली कंट्री है, ठीक है। उसके बाद कतर जो है अभी लेटेस्ट ऐड हुई है, एंड सिंगापुर के उनका ही कोई पे नाउ सिस्टम करके नाम से उनका है, तो ये यूपीआई के साथ लिंक करा गया है। इज इट क्लियर? तो जो अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो यूएई है, फ्रांस है, जर्मनी नहीं है, सिंगापुर है, बांग्लादेश अभी तक नहीं है। तो आंसर इज ओनली 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एज रिगार्ड्स टू रिटर्न, ओके, ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, हो चुका है, हमने डिस्कस कर लिया इसको डिटेल में। नेक्स्ट हमारे पास अभी पूछ लिया गया, देखो 15th फाइनेंस कमीशन से। अगेन ये फाइनेंस कमीशन का बेसिकली क्वेश्चन है, जिसको आता होगा, जो पढ़ के गया होगा, क्योंकि इसमें से एग्जैक्ट वैल्यूज पूछ ली गई है कि इट हैज़ रिकमेंडेड द ग्रांट्स ऑफ 48,000 करोड़, ठीक है, फॉर इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट्स। ये सही है आपका स्टेटमेंट। 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स, ठीक है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव्स एंड इट रीइंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया, टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया कि जो स्टेट ज़्यादा टैक्स एफर्ट करेगा टैक्स इकट्ठा करने के लिए उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ऑब्वियसली ये तो है ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आप स्किप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये थे सभी इकोनॉमिक्स के 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम 2024 ईयर के यूपीएससी के प्रीलिम्स के इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अनफोल्ड आईएएस। थैंक यू।